नमस्कार दोस्तों, आज हम कंप्लीट करेंगे पूरी इकोनॉमी करेंगे, जिसकी आपके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आएंगे। इस केवल सिंगल पीडीएफ से आपके 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आय इनकम क्या होती है? किसी देश में एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के जोड़े को राष्ट्रीय आय कहते हैं। उत्पादित सभी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। गणना मतलब अपने भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय के प्रमुख 4 रूप कौन कौन होते हैं? GDP, GNP, NDP, NNP। इनसे एक ना एक क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो GDP क्या है? GDP को हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परिभाषा: एक वर्ष में देश के घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य। क्या है? देखो, इसमें ध्यान करना है, एक वर्ष के देश के घरेलू सीमा के भीतर मतलब देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। कीवर्ड: इसमें भारत की सीमा के अंदर रहने वाले विदेशी नागरिकों की आय भी जुड़ती है। क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें क्या विदेशी की भी आय जुड़ती है, तो इसमें जुड़ेगी। तो GDP क्या है? एक वर्ष में देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा GNP, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। परिभाषा इसकी थोड़ी अलग है। देश के असली नागरिकों द्वारा, तो इसमें विदेशी शामिल होंगे। आप बताइए क्या लिखा है इसमें? देश के असली नागरिकों द्वारा उत्पादित कुल मूल्य, चाहे वे भारत में कमा रहे हों या विदेश में, जहां GNP बराबर हो जाता है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। मतलब इसमें विदेशी भी जुड़ जाते हैं। X माइनस मतलब M, और लेकिन जो भारत में विदेशी कमा रहे हैं उन्हें हटा देते हैं। समझ रहे? GNP क्या होता है? आपकी जो GDP है वो तो जुड़ेगी, प्लस जो विदेश में भारतीय कमा रहे हैं वो जोड़ेंगे, और जो अपने देश में विदेशी कमा रहे हैं उन्हें घटा देंगे। तो GNP बराबर का होगा GDP प्लस विदेशों में प्राप्त शुद्ध साधन आय। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? X माइनस M। नेक्स्ट आपका रहेगा NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। परिभाषा: जब GDP में मशीनों में संपत्तियों में होने वाली घिसावट या मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो क्या कहलाता है? NDP कहलाता है। किसको घटाना है? मूल्यह्रास को। तो NDP बराबर क्या हो जाएगा? GDP माइनस मूल्यह्रास। क्या लिखा? परिभाषा: जब हम GDP में मशीनों या संपत्तियों में होने वाली घिसावट या मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो वह NDP कहलाती है, मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट आपका रहेगा NNP, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। परिभाषा: जब GNP में मूल्यह्रास को घटा दिया जाए, जब GNP में, इसमें देखो क्या आता है, GDP में मूल्यह्रास को घटा तो NDP आ रहा था, और NNP तो GNP में मूल्यह्रास घटा दिया जाए तो क्या होगा? NNP। परीक्षा बिंदु: साधन लागत पर निकाला गया NNP। NNP FC वास्तव देश की राष्ट्रीय आय कहलाता है। मतलब वास्तविक राष्ट्रीय आय कौन सी है? NNP। NNP का फॉर्मूला क्या होता है? GNP माइनस मूल्यह्रास। तो आपके 4 टॉपिक थे कौन कौन से? GDP, GNP, NDP और NNP। नेक्स्ट आपका रहेगा प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। परिभाषा: किसी देश की औसत आय के प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देश की औसत आय को क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। जितनी आपके देश की टोटल आय है उसकी देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो कितनी निकल आएगी? प्रति व्यक्ति आय। वर्तमान कीमतों पर भारत की वर्तमान प्रति शुद्ध राष्ट्रीय आय कितनी है? 2,19,575 रुपये। वर्तमान में कितनी है? 2,19,575 है। डॉलर की मूल्य में कितनी हो जाएगी ये? 2,813 डॉलर, और रुपए में 2,19,000, और डॉलर में 2,813 पर इनकम। और इतिहास क्या था? भारत में सबसे पहले 1867 से दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया में इनकी तब भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये वार्षिक आय बताई थी। वर्तमान में कितनी है आपकी? 2,19,575 रुपया।
नेक्स्ट आपका आय संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब क्वेश्चन आता है कि प्रोज्याय क्या होती है, कौन सी, प्रोज्याय। तो प्रोज्याय बराबर, प्रोज्याय का फॉर्मूला क्या होगा, कुल व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। प्रोज्याय मतलब क्या है, कुल व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, मतलब केवल टैक्स चुकाने के बाद हाथ में बची वास्तविक खर्च करने योग्य आय कौन सी कहती है, प्रोज्याय। मतलब अपना टैक्स हटा दें तो अपनी कौन सी आय बचती है, प्रोज्याय मतलब डिस्पोजल इनकम। और वास्तविक आय कहती है परिभाषा, महंगाई को घटाकर आधार वर्ष में मापी गई आय। महंगाई को घटाकर आधार वर्ष में मापी गई आय कौन सी, वास्तविक आय कहलाती है। कीवर्ड यह व्यक्ति की वास्तविक क्रय शक्ति को दर्शाती है। तो दो समझे, एक है प्रोज्याय, दूसरी वास्तविक आय। प्रोज्याय क्या होती है, कुल व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। वास्तविक आय महंगाई को घटाकर आधार वर्ष में मापी गई आय। नेक्स्ट ग्रेसम का नियम। एक वैज्ञानिक थे ग्रेसम, इन्होंने अपने नियम में क्या कहा था, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्या, बुरी मुद्रा अच्छी चलन से बाहर करती है। लोग अच्छी मुद्रा को आय बचत के रूप में जमा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसका कथन है, तो ग्रेसम का नियम। अब है चौथा गिनी गुणांक। समाज में आय की असमानता को गणितीय रूप में मापना। मान 0 से 1। क्वेश्चन आता है गिनी गुणांक में मान कितना होता है, 0 से 1। 0 मतलब पूर्ण समानता, 1 मतलब पूर्ण असमानता। सबकी आय बराबर, तो गिनी गुणांक कितना होगा, 0। 1 मतलब पूर्ण समानता, सारी आय 1 के पास। ट्रिक, मान 0 के जितना करीब होगा देश के लिए उतना अच्छा होगा। कारण क्या है, 0 में पूर्ण समानता होगी, मतलब सभी लोग अमीर होंगे। 1 में कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा। नेक्स्ट आपका अर्थशास्त्र के प्रमुख नियम। तो कौन नियम किसने दिए थे, याद करना है, मांग, अल्फ्रेड मार्शल। अपन को मांग का नियम किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। याद कैसे रखेंगे आपको कि देखो अपने मार्शल क्या जाते हैं, मांग के ले जाते हैं, क्या करते हैं, मांग के ले जाते हैं। तो मांग का नियम किसने दिया, अल्फ्रेड मार्शल। आपूर्ति का नियम भी किसने, अल्फ्रेड मार्शल। सीमांत उपभोक्ता ह्रास का नियम, हरमन हेनरी गोसेन। सीमांत उपभोग ह्रास का नियम किसने, हरमन हेनरी गोसेन। बुरी मुद्रा का नियम किसने, थॉमस ग्रेसम। किसने, थॉमस ग्रेसम। जनसंख्या का सिद्धांत, थॉमस माल्थस। ओकेन का नियम, ऑर्थर ओकेन। देखो इसके नाम के है नियम, ओकेन का नियम, ऑर्थर ओकेन। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत, डेविड रिकॉर्डो। तो आपको ये कुछ याद है अर्थशास्त्र के प्रमुख नियम, तो याद रखना है, मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल, आपूर्ति के नियम अल्फ्रेड मार्शल, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम, ह्रास मतलब ह्रास, यहाँ है हेनरिक गोसेन, तो ह्रास से हेनरिक ग्रोसन। बुरी मुद्रा का नियम अभी पढ़ा था ग्रेसम ने। जनसंख्या का सिद्धांत माल्थस ने। ओकेन का नियम ओकेन ने। तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने। नेक्स्ट आपका रहेगा मांग का नियम। तो अभी पढ़े, मांग का नियम किसने दिया था, देखो मांग का नियम अल्फ्रेड मार्शल ने। तो मांग के नियम क्या है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, मतलब संबंध कीमत और मांग का उल्टा संबंध होता है। कीमत और मांग का कैसा होता है, उल्टा संबंध। तो आपकी अगर कीमत बढ़ने पर मांग का है, घटती है संबंध। अब बात गिफन वस्तुओं पर है, घटिया वस्तुओं पर है, लागू नहीं होता है। आपूर्ति का नियम क्या है आपका, कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। कीमत बढ़ने पर आपूर्ति भी बढ़ती है। क्वेश्चन आएगा कि कीमत बढ़ेगी तो आपूर्ति कम होगी, ज़्यादा होगी, तो कीमत बढ़ने पर आपूर्ति बढ़ती है। तो मांग के नियम में कीमत का कैसा संबंध होता है, उल्टा, और आपूर्ति के नियम में कीमत का संबंध कैसा होता है, सीधा। नेक्स्ट आपका है सीमांत उपयोग ह्रास का नियम। सिद्धांत, किसी वस्तु का लगातार उपयोग करने पर अगली इकाई मिलने वाले आनंद संतुष्टि घटती रहती है। किसी वस्तु का लगातार उपयोग करने पर अगली इकाई से मिलने वाला आनंद या संतुष्टि घटती रहती है। उदाहरण, भूख लगने पर पहली रोटी का आनंद सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, आखिरी का सबसे कम। अब है नेक्स्ट माल्थस का सिद्धांत। कौन ने दिया था, माल्थस ने। जनसंख्या वृद्धि से किस रिलेटेड है, या जनसंख्या वृद्धि से। ज्यामितीय रूप में 2, 4, 8, 16। खाद्य आपूर्ति से। अंगणितीय रूप में कैसे, 1, 2, 3, 4। कीवर्ड, जनसंख्या भोजन की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या, देखो जनसंख्या अपनी बढ़ेगी 2, 4, 8, 16 के रूप में, और खाद्य पूर्ति कैसी होगी, 1, 2, 3, 4 रूप में। नेक्स्ट आपका ओकेन का नियम। ओकेन का नियम किससे संबंधित है, जीडीपी और बेरोजगारी के बीच की कड़ी है। ओकेन का नियम किससे, अगर जीडीपी तेजी से बढ़ेगी तो बेरोजगारी तेजी से घटेगी। तो जीडीपी और बेरोजगारी का कैसा संबंध है, उल्टा। जीडीपी और बेरोजगारी, मतलब बेरोजगारी अगर बढ़ाएंगे तो जीडीपी घट जाएगी,
जीडीपी बढ़ाएंगे तो बेरोजगारी तेज घटेगी। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के प्रमुख वक्र। इनसे क्वेश्चन आपके अब एग्जाम में हैं जो पूछे जाने लगे हैं। सबसे पहले लॉरेंज वक्र, पहला कौन सा है? लॉरेंज वक्र। खोजकर्ता मैक्स और लॉरेंज। कार समाज में आय की असमानता को मापना। लॉरेंज वक्र में क्या है? आय की असमानता को मापना। तो ये किसके बीच होता है? 0 से 1 के बीच। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापता है जो कितनी होता है? 0 से 1 के बीच। मतलब अगर 0 रहेगा तो आय कैसी रहेगी? समान। 1 रहेगा तो कैसी रहेगी? पूर्ण समानता रेखा वह वक्र जितना दूर होगा असमानता उतनी ही ज़्यादा होगी। अब क्या है? कुजनेट वक्र। खोजकर्ता इस ग्राफ इसका आकार यू आकार का होता है। क्वेश्चन आता है कुजनेट वक्र कैसे आकार का होता है? यू आकार का। कार आर्थिक विकास और असमानता का संबंध। आर्थिक विकास और असमानता का संबंध। नियम विकास के शुरू में असमानता बढ़ती है फिर घटने लगती है। नेक्स्ट आपके लॉफर वक्र। इनका भी आकार कैसा होता है? यू आकार। कार टैक्स की दर और सरकार के टैक्स का संबंध। टैक्स की दर और सरकार के टैक्स का राजस्व का संबंध। नियम यह एक निश्चित सीमा के बाद टैक्स बढ़ाने पर सरकारी कमाई घटने लगती है। अब फिलिप्स वर्ग। कार महंगाई और बेरोजगारी का संबंध दोनों में उल्टा होता है। मतलब महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी ज़्यादा होगी, बेरोजगारी कम होगी तो महंगाई बढ़ेगी। मतलब सीधा कहना है कि मोदी जी अगर महंगाई बढ़ा दें तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट है एंजल वक्र। खोजकर्ता एंजल। कार परिवार की आय और भोजन पर होने वाले खर्च के बीच संबंध। परिवार की आय और भोजन पर होने वाले संबंध। नियम आय बढ़ने पर कुल बजट से भोजन खर्च प्रतिशत घट जाता है। आय बढ़ने पर कुल बजट में भोजन पर खर्च प्रतिशत घट जाता है। तो आपने 5 वक्र पढ़े। लॉरेंज वक्र आय की असमानता से, और कुजनेट वक्र यू आकार का उल्टा होता है, और लॉफर वक्र क्या होता है? टैक्स बढ़ने। फिलिप्स वक्र किससे है? बेरोजगारी और महंगाई से। एंजल वक्र आय बढ़ने पर कुल बजट में भोजन पर खर्च का प्रतिशत घट जाता है। लॉरेंज वक्र किससे? आय की असमानता। कुजनेट वक्र आर्थिक विकास बनाम असमानता। लॉफर वक्र टैक्स दर बनाम सरकारी राजस्व। फिलिप्स वक्र महंगाई तो बेरोजगारी। एंजल वक्र आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च प्रतिशत घटता है। तो आपके 5 वक्र हो गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मुद्रास्फीति और अपस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। इससे क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में पूछे जाने लगे हैं। तो सीधी बात है, सामान्य अर्थ होता है वस्तुओं की कीमत बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। वस्तुओं की कीमत गिरती है उसे क्या कहते हैं? अपस्फीति। पैसे की वैल्यू, मुद्रा की क्रय शक्ति घटती है। वस्तुओं की कीमत बढ़ने से क्या होती है? मुद्रास्फीति होने से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी? घटेगी। क्वेश्चन आएगा कि मुद्रा की कीमत बढ़ रही है तो बताइए मुद्रास्फीति हुई या अपस्फीति? तो क्या होगी? स्फीति। मुद्रा पैसे की कीमत, देखो मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है तो अपस्फीति। बाजार की स्थिति मांग आपूर्ति से अधिक होती है। मांग आपूर्ति से अधिक होती है, मांग पूरी तरह समाप्त हो जाती है। शुरुआती में रोजगार बढ़ता है, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ती है अपस्फीति से। लोन वालों को लाभ होता है और ऋणदाता देने वाले को लाभ होता है। इसमें जनता की जेब पर भारी पड़ती है, देश की जीडीपी को ठप कर देती है। तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि पैसे की वैल्यू घटती है, इसमें बढ़ती है, इसमें अधिक होती है। मांग आपूर्ति तरह समाप्त हो जाती है। केंद्रीय बैंक सूत्र। महंगाई रोकना है, बाजार में पैसा खींचना है तो रेपो रेट बढ़ाओ। अब मंदी भगाना है तो बाजार में पैसा डालना है, रेपो रेट घटाओ। ठीक है। नेक्स्ट आपके बेरोजगारी। बेरोजगारी क्या होती है? काम की इच्छा और योग्यता होने पर भी रोजगार ना मिलना। जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसी के लिए कर रहे हैं कि काम की इच्छा और योग्यता होने पर क्या बेरोजगारी का धब्बा हट जाए। काम की इच्छा और योग्यता होने पर भी रोजगार न मिलना। डेटा से भारत में बेरोजगारी का डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जारी करता है। नोट, अपनी मर्जी से खाली बैठने वालों को बेरोजगारी श्रेणी में नहीं गिना जाता है। ओकुन का नियम, जीडीपी बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर घटेगी। बेरोजगार जीडीपी बढ़ेगी, ओकुन के नियम से जीडीपी बढ़ेगी तो बेरोजगारी दर घटेगी। फिलिप्स वर्ग के हिसाब से महंगाई बढ़ने पर बेरोजगारी दर घटती है। तो 2 नियम है, ओकुन के और फिलिप्स के। नेक्स्ट आपका क्या है? बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार कौन कौन सी? तो पहले ये प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में होती है। श्रमों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। छिपी हुई बेरोजगारी मतलब मजदूरों की आवश्यकता है 2, पहुँच गए 3। तो कैसी है? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है?
तकनीकी ढांचे में बदलाव के कारण, जैसे कंप्यूटर आना या बाजार में कौशल कमी को दर्शाता है। मतलब पहले आप लोग ऑफलाइन टेस्ट दे देते, अब ऑनलाइन देने लगे हैं, तो फोटोकॉपी की कमी हो गई। तब कैसी? संरचनात्मक बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी, वर्ष के कुछ महीनों में काम मिलना, बाकी समय बेरोजगार। घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या है? यह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ढूंढने के बीच की खाली समय है। शिक्षित बेरोजगारी, उच्च शिक्षा डिग्री होने पर भी योग्यता अनुसार काम न मिलना। चक्रीय बेरोजगारी, बाजार में आर्थिक मंदी होने पर छटनी। नेक्स्ट, गरीबी क्या होती है? ग्रामीण क्षेत्र में अगर 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खाना मिल रहा है तो आप गरीब नहीं हो, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी प्रतिदिन मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी किस पैमाने पर रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति है 2400 कैलोरी खा रहा है दिन में, तो ग्रामीण क्षेत्र का है तो गरीब नहीं है, और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। गरीबी के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, निरपेक्ष, सापेक्ष। निरपेक्ष, बुनियादी जरूरतों की कमी, भारत जैसे विकासशील देशों में मान्य। सापेक्ष गरीबी, समाज में आय की असमानता। निरपेक्ष का है जरूरतों की कमी, हमारे घर में एसी नहीं है। सापेक्ष, समाज में आय की असमानता। गरीबी से संबंधित प्रमुख समितियां, कौन कौन समितियां हैं? बाई के अलग समिति 1979 में कैलोरी आधारित मापन शुरू किया। बाई के अलग समिति 1979 में। दूसरा, लकड़वाला समिति किससे संबंधित है? गरीबी रेखा से, 1993 में। राज्यों के लिए अलग गरीबी रेखा। तीसरी, सुरेश तेंदुलकर समिति 2009 में शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को शामिल किया गया। सी रंगराजन समिति 2014 में मासिक व्यय के आधार पर नया मापन। बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 स्तंभ है, मतलब गरीबी कैसी मापी जाती है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से और जीवन स्तर से। राष्ट्रीय एमएफ जारी कौन करता है? नीति आयोग। नेक्स्ट, आपके आप क्वेश्चन रहेंगे जो आपने पढ़ा है उससे आपको क्वेश्चन देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना सबसे पहले किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो भी ये दादा भाई नौरोजी ने। भारत की पहली आय का हिसाब सबसे पहले वयोवृद्ध पुरुष यानी दादाजी ने लगाया था। नेक्स्ट, साधन लायक NNP-FC को क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को क्या कहा जाता है? बताइए, इनमें से क्या होगा? GDP कहा जाएगा, GNP कहा जाएगा, इनकम या PCI। तो क्या जाएगा? राष्ट्रीय आय। मतलब आपकी शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNP-FC। शुद्ध राष्ट्रीय आय क्या होती है? NNP-FC। समाज में आय और धन की असमानता को मापने के लिए किस वक्र का उपयोग किया जाता है? अब बताओ, समाज में आय और धन की असमानता को मापने के लिए किस वक्र का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी वक्र? लॉरेंज वक्र। क्या क्या? आय और धन की असमानता को मापने के लिए किसका? लॉरेंज वक्र। यदि किसी देश का आर्थिक विकास शुरू होता है तो प्रारंभ में असमानता बढ़ती है फिर घटने लगती है। यह किस वक्र द्वारा दर्शाता है? तो कुजनेट वक्र, यू आकार का होता है। तो दोनों याद रखना है। क्या होता है? समाज में आय और धन की असमानता, आय और धन की असमानता कौन सी? लॉरेंज वक्र। और जहाँ में क्या है? तो यदि किसी देश की आर्थिक विकास शुरू होता है तो प्रारंभ में असमानता बढ़ती है फिर घटने लगती है। कैसे? कौन सी है? कुजनेट वक्र। नेक्स्ट, आपका टैक्स की दर और सरकार के प्राप्त होने वाले कुल टैक्स राजस्व के बीच संबंध, टैक्स राज्य के बीच के संबंध कौन सा है? लोफर आदमी करते हैं, समझो ये बात। नेक्स्ट, आपका फिलिप्स वक्र किन 2 आर्थिक कारकों के बीच उल्टा है? फिलिप्स वक्र ये कौन सा है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। मुद्रा और स्फीति और बेरोजगारी। भारत के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण इलाकों में मुख्य रूप से किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कैसी? प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट, आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिकों की सीमांत उत्पादन कितनी होती है? ये 0 होती है। नई तकनीकी या कंप्यूटर के आ जाने के कारण जब पुराने कौशल वाले बेरोजगार होते हैं तो क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। योजना आयोग के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की कितने कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन गरीबी रेखा का पैमाना तय करती है? ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कहा था हमने? 24 और शहरी में 21। तो आंसर कौन सा होगा? सी आंसर आपका। नेक्स्ट, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए वर्ष 2000 में किस प्रसिद्ध समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य खर्च को शामिल किया था? तो कौन सी है? सुरेश तेंदुलकर समिति ने। नेक्स्ट, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आय की असमानता को मापने वाली गरीबी को क्या कहा जाता है? समाज के विभिन्न वर्गों के बीच असमानता को मापने वाली गरीबी को क्या कहा जाता है? सापेक्ष गरीबी। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति महंगाई के समय निम्नलिखित में से किस वर्ग को सीधे लाभ प्राप्त होता है मुद्रास्फीति से? ऋणी लोन वाले को,
लाभ होता है। जब बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के बीच लगातार गिरती हैं तो महंगाई दर शून्य नीचे चली जाती है, उस स्थिति को क्या कहती हैं? कीमतें गिर रही हैं तब क्या कहते हैं? अपस्फीति या मुद्रा संकुचन। मुद्रास्फीति महंगाई को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मौद्रिक नीति में क्या चाहिए? रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, किसका कथन है? हमने किसका बताया था? ये थॉमस ग्रेसम का कथन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा आपूर्ति का व्यापक मुद्रा है? तो M3। भारत में 1 रुपये का नोट और सभी प्रकार के सिक्के द्वारा जारी किए जाते हैं, ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। अर्नस्ट एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे किसी परिवार की आय बढ़ती है वैसे वैसे उसके कुल बजट में भोजन पर होने वाले खर्च का प्रतिशत घटता है। लास्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के इतिहास में तीसरी बार विमुद्रीकरण किस वर्ष हुआ था? तीसरी बार 2016 में। तो आपकी क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नेक्स्ट क्लास आपकी मिलते हैं कल।